बुखारा शहर सिर्फ अपनी मीनारों और बाजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बाशिंदों के रंग बिरंगे मिजाज के लिए भी मशहूर था। यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर थे, एक से बढ़कर एक कारीगर थे, और इन सब के बीच थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से हवाओं में घुले हुए थे। इसी बुखारा शहर में एक अमीर सौदागर रहता था, जिसका नाम था हाजी बकील। नाम से हाजी, पर दिल से ऐसा कंजूस कि लोग कहते थे कि सांस भी गिनकर लेता है ताकि ज्यादा खर्च न हो जाए। उसके गोदाम सोने, चांदी और कीमती मसालों से भरे थे, लेकिन उसकी अपनी पोशाक पर कई पैबंद लगे होते थे। उसका आलीशान महल बाहर से देखने में किसी बादशाह के महल को टक्कर देता था, पर अंदर की दीवारों पर मकड़ियों के जाले उसकी कंजूसी की कहानी सुनाते थे। हाजी बकील की कंजूसी के किस्से भी मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी की तरह ही मशहूर थे। लोग कहते थे कि एक बार उसके घर एक मेहमान आया तो हाजी ने उससे पूछा, आप ठंडा पिएंगे या गरम? मेहमान ने कहा, गरम। हाजी बोला, तो फिर बाहर धूप में बैठ जाइए। दूसरी बार किसी ने कहा, ठंडा, तो हाजी ने उसे तहखाने में बिठा दिया। ऐसे कंजूस आदमी से कोई दावत की उम्मीद भी कैसे कर सकता था। लेकिन एक दिन पूरे बुखारा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि हाजी बकील एक शानदार दावत दे रहा है। शहर के तमाम बड़े लोग, अमीर सौदागर, विद्वान और यहाँ तक कि मुल्ला नसीरुद्दीन को भी न्योता भेजा गया। लोग हैरान थे। सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? क्या हाजी बकील का दिल बदल गया? कुछ ने कहा, शायद उसे अपनी उम्र का ख्याल आया है, अब कुछ पुण्य कमाना चाहता है। कुछ और ने कानाफूसी की, सुना है वो शान बुखारा, बुखारा की शान का खिताब पाना चाहता है, और यह दावत उसी की एक चाल है। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर जब न्योता पहुंचा तो उनकी पत्नी फातिमा ने कहा, मुल्ला, खबरदार, उस कंजूस की दावत में मत जाना। पता नहीं खाने में क्या खिला दे, कहीं बासी रोटियां और पानी वाला सालन ही न परोस दे। मुल्ला मुस्कुराए, फातिमा, दावत कैसी भी हो, पर एक कंजूस आदमी जब अपनी जेब ढीली करने का नाटक कर रहा हो तो उस नाटक को देखने जरूर जाना चाहिए। ऐसे तमाशे रोज रोज कहाँ देखने को मिलते हैं। तय दिन पर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सबसे अच्छी मगर पुरानी अचकन पहनकर हाजी बकील के महल की ओर चल दिए। महल के बाहर मशालें जल रही थीं, लेकिन मुल्ला ने गौर किया कि उनकी लौ इतनी कम थी कि बस नाम के लिए ही जल रही थीं, ताकि तेल की बचत हो सके। अंदर का नजारा और भी अजीब था। बड़ा सा हॉल था, जिसमें कीमती ईरानी गलीचे बिछे थे, पर वे इतने घिस चुके थे कि उनके धागे बाहर निकल रहे थे। मेहमानों के लिए बैठने का इंतजाम था, पर गद्दे ऐसे थे जैसे उनमें रुई की जगह पत्थर भरे हों। हवा में गुलाब जल की हल्की सी महक तो थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बाल्टी पानी में सिर्फ 2 बूंद गुलाब जल मिलाया गया हो। मुल्ला एक कोने में बैठ गए और माहौल का जायजा लेने लगे। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने तो सुना था शाही दावत है, यहाँ तो रोशनी भी ठीक से नहीं है, एक सौदागर ने कहा। अरे, शुक्र मनाओ कि उसने बैठने के लिए जमीन पर नहीं कह दिया, दूसरे ने जवाब दिया। हाजी बकील खुद दरवाजे पर खड़ा हर मेहमान का स्वागत कर रहा था, पर उसकी मुस्कान ऐसी नकली थी जैसे उसने किसी से उधार मांगी हो। उसकी नजरें मेहमानों के लिबासों पर थीं, और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे हर आने वाला मेहमान उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा छीनकर ले जा रहा हो। कुछ देर बाद खाने का ऐलान हुआ। नौकरों ने दस्तरखान बिछाया और खाना परोसना शुरू किया। नौकर कहना भी शायद ज्यादा हो जाएगा, कुल मिलाकर 3-4 दुबले-पतले लड़के थे जो इतने बड़े हॉल में भाग दौड़ कर रहे थे, जैसे एक ही मुर्गी पूरे दड़बे को दाना चुगा रही हो। जब खाने की पहली तश्तरी मुल्ला के सामने आई तो उनकी हंसी छूटते छूटते बची। जिसे शाही पुलाव कहा जा रहा था, वो असल में पीले रंग के चावलों का एक ढेर था,
जिसमें मटर के कुछ दाने ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने दूर से फेंके हों। गोश्त के नाम पर दो चार रेशे तैर रहे थे। दूसरी प्लेट में रोगन जोश आया, पर उसमें रोगन तेल से ज्यादा जोश पानी का था। सालन इतना पतला था कि उसमें मुल्ला को अपनी शक्ल धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। रोटियां सूखी और सख्त थीं, जैसे उन्हें कई दिन पहले पकाकर रख दिया गया है। और शरबत, वह तो बस शक्कर घुला हुआ रंगीन पानी था। मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर सबके चेहरे पर निराशा और उपहास का मिलाजुला भाव था। वे समझ गए थे कि शान बुखारा बनने का ख्वाब देखने वाले हाजी बकील ने अपनी कंजूसी का ही भव्य प्रदर्शन किया था। लोग मजबूरी में एक दो निवाले ले रहे थे ताकि मेजबान की बेइज्जती न हो, पर मुल्ला नसीरुद्दीन का अंदाज निराला था। उन्होंने अपनी प्लेट को गौर से देखा, एक चावल का दाना उठाया, उसे अपनी उंगलियों पर घुमाया और फिर वापस प्लेट में रख दिया। फिर उन्होंने सालन की कटोरी उठाई, उसे सूंघा और फिर रख दिया। उन्होंने एक भी निवाला नहीं खाया। वह बस चुपचाप बैठे, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सब कुछ देख रहे थे। हाजी बकील की तेज नजरें सब पर थीं। उसने देख लिया कि मुल्ला ने कुछ नहीं खाया। उसे थोड़ी चिंता हुई, पर फिर उसने सोचा, अच्छा ही है, खाना बचेगा। जब मेहमानों ने जैसे तैसे खाना खत्म करने का नाटक पूरा कर लिया, तो हाजी बकील अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत कम खर्च में एक बड़ी दावत देकर सबको प्रभावित कर दिया है। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके विनम्र बनाकर बोलना शुरू किया, मेरे अजीज दोस्तों, आप सब मेरी इस छोटी सी गरीब खाने की दावत में तशरीफ लाए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी खिदमत करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह नाचीज दावत पसंद आई होगी। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई क्या जवाब दे। तारीफ करने जैसा कुछ था ही नहीं, और सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हाजी बकील को लगा कि लोग उसकी महानता से इतने प्रभावित हैं कि उनके पास शब्द नहीं हैं। अपनी तारीफ सुनने के लिए उतावला होकर उसने एक चाल चली। उसने सोचा, अगर मुल्ला नसीरुद्दीन मेरी तारीफ कर दें तो पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो जाएगी। उनकी बात को कोई नहीं काट सकता। उसने मुल्ला की ओर देखकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आप तो पूरे बुखारा में अपनी पारखी नजर और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। आप तो अच्छे बुरे की पहचान खूब जानते हैं। जरा आप ही बताइए, इस पूरी दावत में आपको सबसे अच्छी, सबसे लाजवाब और सबसे यादगार चीज क्या लगी? अब सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। हॉल में सुई पटक सन्नाटा छा गया। मेहमानों की सांसें रुक गईं। यह एक सीधा सादा सवाल नहीं था, यह एक चुनौती थी। अगर मुल्ला सच बोलते तो मेजबान की सरेआम बेइज्जती होती, और अगर झूठ बोलते तो उनकी अपनी साख पर बट्टा लगता। मुल्ला अपनी जगह से धीरे से उठे। उन्होंने पूरे हॉल पर एक नजर डाली, फिर दस्तरखान पर रखे ठंडे और बेस्वाद खाने को देखा, और अंत में उनकी नजरें हाजी बकील के उम्मीद से चमकते चेहरे पर आकर रुक गईं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक गहरी सांस ली और बोले, हाजी साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। हाजी बकील का सीना गर्व से फूल गया। कहिए मुल्ला, कहिए, शर्माइए मत। मुल्ला ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, हाजी साहब, इस दावत में सब कुछ था। शान थी, शौकत थी, शहर के बड़े बड़े लोग थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो इन सबसे ऊपर थी। एक चीज जो सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब और सबसे यादगार थी। हाजी बकील की आंखों में चमक बढ़ गई। वो क्या थी मुल्ला जी?
क्या वो पुलाव था या मेरा खास शरबत? मुल्ला ने सिर हिलाया। नहीं हाजी साहब, वो थी आपकी नीयत। नियत शब्द सुनकर हॉल में एक पल के लिए खामोशी और गहरी हो गई। लोग समझ नहीं पाए कि यह तारीफ है या तंज। हाजी वकील ने इसे तारीफ ही समझा। वह खिलखिलाकर हंसा। वाह वाह मुल्ला जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बेशक सब कुछ नियत पर ही निर्भर करता है। मेरी नियत तो बस आप सबकी खिदमत करने की थी। लेकिन मुल्ला अभी चुप नहीं हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया और अपनी बात को आगे बढ़ाया। हाँ हाजी साहब, आपकी नियत, मुल्ला ने जोर देकर कहा। क्योंकि आपकी नियत इस दावत में हर जगह है, हर चीज में साफ साफ नजर आ रही थी। अब लोगों के कान खड़े हो गए। उन्हें मुल्ला की बात में कुछ गहरा मतलब नजर आने लगा। मुल्ला ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आपकी नियत पुलाव के हर उस अकेले चावल के दाने में दिख रही थी जो मसालों को तरस रहा था। आपकी नियत सालन के उस पानी में तैर रही थी जिसमें गोश्त अपना वजूद तलाश रहा था। आपकी नियत उस सूखी रोटी के हर टुकड़े में झलक रही थी जो खाने वाले के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। मुल्ला की आवाज अब पूरे हॉल में गूंज रही थी। हाजी वकील के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मुल्ला रुके नहीं। आपकी नियत इन मध्यम पड़ती मशालों की कांपती हुई रोशनी में भी दिखाई दे रही थी, जो कह रही थी कि तेल बचाना मेहमानों की आंखों की रोशनी से ज्यादा जरूरी है। आपकी नियत इन नौकरों की थकी हुई चाल में भी दिख रही थी, जो बता रही थी कि 2 और नौकरों का खर्च बचाना कितना अहम था। सच कहूं हाजी साहब, इतनी साफ और खुली नियत मैंने आज तक किसी की दावत में नहीं देखी। आपकी नियत ने किसी लागलपेट का पर्दा नहीं ओढ़ा। वो जैसी थी वैसी ही सबके सामने आ गई। और इसीलिए इस दावत में सबसे यादगार चीज आपकी नियत ही थी। अब तक हॉल में मौजूद हर शख्स मुल्ला के जवाब का असली मतलब समझ चुका था। मुल्ला ने कंजूस शब्द का इस्तेमाल किए बिना हाजी वकील की पूरी शख्सियत को आईना दिखा दिया था। उन्होंने उसकी कंजूसी को उसकी साफ नियत कहकर उस पर ऐसा व्यंग्य किया था जिसकी कोई काट नहीं थी। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा और फिर किसी कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई। फिर दूसरा हंसा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा हॉल दबीदबी हंसी और फुसफुसाहटों से भर गया। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाजी वकील का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे भरी सभा में नंगा कर दिया हो। जिन मेहमानों से वह तारीफ की उम्मीद कर रहा था, वे अब उस पर हंस रहे थे। शान-ए बुखारा का खिताब तो दूर, अब उसकी कंजूसी का यह किस्सा निशान-ए बुखारा बनने वाला था। वह पसीने से तरबतर हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या क्या करे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने एक गहरा और सच्चा सबक सिखा दिया था। उन्होंने न तो कोई कड़वा शब्द कहा, न ही कोई बदतमीजी की। उन्होंने बस सच को एक ऐसे लिबास में पेश किया जिसे उतार फेंकना हाजी वकील के लिए नामुमकिन था। मुल्ला ने चुपचाप अपना सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, मेरा काम हो गया, और धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे बाकी मेहमान भी एक एक करके खिसकने लगे। कोई भी अब उस जलील हुए मेजबान के सामने एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। कुछ ही देर में वह आलीशान हॉल खाली हो गया। वहां रह गया था तो सिर्फ हाजी वकील, दस्तरखान पर पड़ा वो ठंडा बेस्वाद खाना और दीवारों से लेकर गलीचों तक फैली उसकी शर्मिंदगी। उस रात हाजी वकील को नींद नहीं आई। मुल्ला के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे,
सबसे यादगार थी आपकी नीयत। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत महल बना सकती है, पर इज्जत नहीं खरीद सकती। दिखावे की दावत दी जा सकती है, पर दिलों को नहीं जीता जा सकता। उस दिन के बाद बुखारा में एक नई कहावत मशहूर हो गई। जब भी कोई दिखावे के लिए कुछ करता और उसका असली मकसद जाहिर हो जाता, तो लोग कहते, भाई तुम्हारी नीयत तो हाजी वकील की दावत की तरह बिल्कुल साफ है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन के एक जवाब ने न सिर्फ एक कंजूस अमीर को शर्मिंदा किया, बल्कि पूरे शहर को यह सबक भी सिखा दिया कि असली उदारता दिखावे में नहीं, दिल की सच्चाई और साफ नीयत में होती है। कहानी 2। उस सुबह की हवा में कुछ अजीब सी उदासी घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें अभी बुखारा की मीनारों को चूम ही रही थीं, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के आंगन में माहौल सूरज की गर्मी से ज्यादा उनकी पत्नी फातिमा के गुस्से से गर्म था। मुल्ला, सुनते हो? फातिमा की आवाज में वो पैनापन था जो किसी भी सोए हुए इंसान को बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दे। मुल्ला, जो अपने पुराने घिसे हुए गलीचे पर बैठे ऊँघ रहे थे, हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ बेगम? क्या सुबह सुबह तैमूर लंग ने फिर हमला कर दिया? तैमूर लंग से बड़ा हमला तो यह आंगन में खड़ा है। फातिमा ने आंगन के कोने में बंधे गधे की तरफ इशारा किया। गधा, जिसका नाम मुल्ला ने बड़े प्यार से भोलू रखा था, शांति से अपनी आधी बंद आंखों से दुनिया को देख रहा था, जैसे उसे इस रोज रोज के ड्रामे की आदत हो गई हो। मेरे भोलू ने क्या किया? मुल्ला ने गधे की तरफदारी करते हुए कहा। यह तो दुनिया का सबसे नेक और सीधा सादा प्राणी है। हाँ, सीधा सादा, फातिमा ने ताना मारा। इतना सीधा कि कल जब मैं बाजार से सब्जी लेकर आई तो यह सारी गाजरें चट कर गया। परसों इसने तुम्हारी नई पगड़ी को चबाने की कोशिश की। और काम के नाम पर, जब इस पर बैठो तो यह चलता नहीं, जब इसे कहीं खड़ा कर दो तो यह रुकता नहीं। यह गधा नहीं, चलता फिरता मुसीबत का पहाड़ है। मुल्ला, मुल्ला ने उठकर भोलू की पीठ पर हाथ फेरा। भोलू ने कृतज्ञता से अपनी गर्दन मुल्ला के कंधे पर रख दी। मुल्ला ने गहरी सांस ली। फातिमा, तुम नहीं समझोगी। यह सिर्फ एक गधा नहीं है, यह मेरा साथी है। इसने मेरे साथ कितनी सर्दियां और गर्मियां देखी हैं। जब पूरा शहर मेरे चुटकुलों पर हंसता है तो यही है जो चुपचाप मेरी बातें सुनता है। जब मैं उदास होता हूं तो यह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, फिक्र मत करो मुल्ला, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा का दिल पल भर के लिए पसीजा, लेकिन फिर घर की तंगहाली की हकीकत उसके सामने आ खड़ी हुई। मुल्ला, जज्बाती बातों से घर नहीं चलता। छत टपक रही है, बारिश का मौसम सिर पर है। घर में आटा खत्म होने को है। और यह महाशय दिन भर में इतना भूसा खा जाते हैं जितना एक छोटा हाथी खाता होगा। अब फैसला कर लो, या तो यह गधा इस घर से जाएगा या फिर। फातिमा चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी में जो धमकी थी वो मुल्ला अच्छी तरह समझ गए। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज फातिमा की आंखों में एक अजीब सी अंतिम चेतावनी थी। मुल्ला ने भोलू की तरफ देखा। उसकी खाल जगह जगह से घिस गई थी, कान थोड़े लटक गए थे और उसकी चाल में अब वो पुरानी फुर्ती नहीं रही थी। फातिमा शायद सही कह रही थी। भोलू अब बूढ़ा हो रहा था। ठीक है, मुल्ला ने एक ठंडी आह भरकर कहा। ठीक है फातिमा, जैसा तुम कहो। कल मैं भोलू को शहर के बड़े बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। यह कहते हुए मुल्ला का गला भर आया। फातिमा ने भी अपने पति के चेहरे पर आई उदासी को पढ़ लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। कभी कभी जरूरतें भावनाओं पर भारी पड़ जाती हैं। उस रात मुल्ला को नींद नहीं आई।
वह देर तक भोलू के पास बैठे रहे, उसकी गर्दन सहलाते रहे। मेरे दोस्त, मुल्ला ने फुसफुसाकर कहा, लगता है हमारे साथ का सफर यहीं तक था। मैंने तुम्हें हमेशा एक जानवर से बढ़कर माना है। तुम मेरे हमराज हो, मेरे सफर के गवाह हो। मुझे माफ कर देना, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सबसे प्यारी चीज को भी छोड़ना पड़ता है। भोलू ने धीरे से हिनहिनाकर अपना सिर मुल्ला के हाथ पर रगड़ा, जैसे वह उनकी हर बात समझ रहा हो। अगली सुबह मुल्ला ने भोलू को नहलाया, उसे अच्छे से तैयार किया और उसकी रस्सी पकड़कर शहर के बड़े बाजार की ओर चल दिए। रास्ता लंबा था और सूरज आग उगल रहा था। मुल्ला चुपचाप चल रहे थे और भोलू भी उनके पीछे पीछे बिना कोई आनाकानी किए चल रहा था। रास्ते में उन्हें एक पुराना दोस्त कासिम मिला। कासिम ने मुल्ला को यूं उदास चेहरे के साथ बाजार की तरफ जाते देखा तो पूछा, खैरियत तो है मुल्ला? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और भोलू को लेकर कहाँ जा रहे हो? मुल्ला ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, इसे बेचने जा रहा हूं कासिम। कासिम चौंक गया। क्या? भोलू को? अरे, यह तो तुम्हारे घर का सदस्य जैसा है। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी? मुल्ला ने अपनी सारी कहानी बयान कर दी। कासिम ने हमदर्दी से मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा। समझ सकता हूं मुल्ला, लेकिन एक बात याद रखना, इस मरियल और बूढ़े गधे के तुम्हें बाजार में कोई अच्छे दाम नहीं देगा। लोग आजकल फुर्तीले और जवान जानवर पसंद करते हैं। मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। कासिम की बात उनके दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। मरियल और बूढ़ा गधा, क्या दुनिया की नजर में उनके भोलू की बस यही पहचान थी? थोड़ा आगे चलने पर उन्हें बच्चों का एक झुंड मिला। बच्चे भोलू को देखकर खुश हो गए और उसके चारों ओर जमा हो गए। एक बच्चा बोला, मुल्ला चाचा, आपका गधा कितना प्यारा है। बच्चों के निश्चल प्रेम को देखकर मुल्ला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, ये बच्चे इसकी कीमत जानते हैं, बड़े लोग नहीं। जैसे तैसे वह बाजार पहुंचे। बाजार हैवान, पशुओं का बाजार में हर तरफ शोर ही शोर था। कोई घोड़ों की बोली लगा रहा था, कोई ऊँटों की। गधों का एक अलग कोना था, जहां व्यापारी जानवरों के दांत देखकर, उनकी पीठ ठोककर और उन्हें चलाकर उनकी कीमत लगा रहे थे। मुल्ला ने बाकी गधों के मालिकों की तरफ देखा। वे सब चिल्ला चिल्लाकर अपने जानवरों की खूबियां बता रहे थे। ले लो भाई, बिजली की तरह दौड़ने वाला गधा है, कोई कह रहा था। पहाड़ पर भी बोझ चढ़ा देगा, ऐसा मजबूत गधा, कोई और चिल्ला रहा था। मुल्ला ने भोलू को एक तरफ खड़ा किया और चुपचाप उसके पास बैठ गए। उन्होंने चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। लोग आते, भोलू को देखते, उसके बूढ़े शरीर पर एक नजर डालते और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ जाते। मुल्ला का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें कासिम की बात सच होती दिख रही थी। एक घमंडी सा दिखने वाला सौदागर उनके पास आया। उसने भोलू को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़कर बोला, ऐ मुल्ला, इस कबाड़ का क्या लोगे? इसके तो चलने में भी दम नहीं लगता। मैं तुम्हें इसके 2 दीनार दूंगा, इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं। मुल्ला को गुस्सा आ गया। उन्होंने खड़े होकर कहा, जनाब, आप इसकी कीमत नहीं समझ सकते। यह कोई आम गधा नहीं है। सौदागर हंसा। अच्छा, तो क्या यह हवा में उड़ता है या सोने के अंडे देता है? अब मुल्ला के अंदर का नसीरुद्दीन जागा। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, नहीं मेरे भाइयों, यह गधा सोने के अंडे तो नहीं देता, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजें देता है। उनकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था,
जिसने कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। मुल्ला ने बोलना जारी रखा, आप लोग इसके बूढ़े शरीर को देख रहे हैं, लेकिन आप इसकी आंखों में छिपी समझदारी को नहीं देख रहे। यह गधा कोई आम गधा नहीं है। यह एक दार्शनिक गधा है। दार्शनिक गधा? भीड़ में से एक आदमी ने हैरानी से पूछा। हाँ, दार्शनिक, मुल्ला ने पूरे जोश के साथ कहा। आप देखते हैं कि यह धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि यह आपको सिखाता है कि जिंदगी में सब्र कितना जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। जब आप इस पर बैठेंगे तो यह आपको सोचने का पूरा मौका देगा। भीड़ में कुछ लोग मुस्कुराए। सौदागर ने कहा, यह बकवास है। यह बूढ़ा हो गया है, इसलिए धीरे चलता है। मुल्ला ने उसकी तरफ देखकर कहा, जनाब, आप गलती कर रहे हैं। क्या आपने इसके कान देखे हैं? यह थोड़े झुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह फालतू की बातें नहीं सुनता। यह सिर्फ गहरी और ज्ञान की बातें सुनता है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया के शोर में अपने मन की शांति कैसे बनाए रखें। अब तो भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। लोगों को मजा आने लगा था। एक किसान जो कब से चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था, आगे आया। वह गरीब लग रहा था। उसने नरमी से पूछा, मुल्ला जी, क्या यह बोझ उठा सकता है? मुझे खेत से बाजार तक सब्जी लानी होती है। मुल्ला ने किसान की तरफ देखा और उनकी आवाज में भी नरमी आ गई। मेरे भाई, यह बोझ तो उठाता है, लेकिन यह आपको यह भी याद दिलाता है कि किसी पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान। यह उतना ही बोझ उठाएगा जितना उठाने में इसे तकलीफ न हो। यह सहानुभूति सिखाता है। अब मुल्ला पूरे रंग में थे। उन्होंने भोलू की हर कमी को उसकी खूबी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि यह कम खाता है, जो कि एक सफेद झूठ था। क्यों? क्योंकि यह आपको सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाता है। यह सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा लालच करना बुरी बात है। आप देखते हैं कि इसकी आंखें ज्यादातर बंद रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की बुराइयों को देखना पसंद नहीं करता। यह आपको सिखाता है कि अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। मुल्ला की बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। जो सौदागर 2 दीनार लगा रहा था, वह भी अब सोच में पड़ गया था। उसे लगा कि शायद इस गधे में सच में कोई खास बात है। उसने अपनी बोली बढ़ाई, ठीक है मुल्ला, मैं इसके 5 दीनार दूंगा। एक और अमीर व्यापारी, जो अपने बच्चों के लिए एक सीधा सादा जानवर चाहता था, बोला, मैं 7 दीनार दूंगा। ऐसा ज्ञानी गधा तो बच्चों को अच्छी सीख देगा। अब बोली लगने लगी थी। 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 दीनार तक बात पहुंच गई। मुल्ला चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह दुनिया को दिखा रहे थे कि जिसे वे कबाड़ समझ रहे थे, उसकी असली कीमत क्या है। तभी भीड़ में से शहर के सबसे बड़े हकीम साहब, जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे, आगे आए। वह बहुत देर से मुल्ला की बातें सुन रहे थे। उन्होंने भीड़ को शांत कराया और मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं इस गधे को खरीदूंगा और मैं तुम्हें इसके 50 दीनार दूंगा। 50 दीनार? भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े गधे के 50 दीनार? यह तो एक अच्छे जवान घोड़े की कीमत थी। जो सौदागर 2 दीनार लगा रहा था, उसका तो मुंह ही खुला रह गया। मुल्ला ने हकीम साहब की तरफ देखा। हकीम साहब, आप इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? आप तो जानते हैं कि यह सिर्फ एक
हकीम साहब ने मुल्ला की बात बीच में ही काट दी। मैं जानता हूं मुल्ला, मैं इस गधे की कीमत नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारे अपने साथी के प्रति प्रेम और सम्मान की कीमत दे रहा हूं। तुमने आज इस बाजार को सिखाया है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी बाहरी हालत से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और नजरिए से तय होती है। तुमने एक जानवर को नहीं बेचा, तुमने आज यहाँ सब्र, संतोष और सहानुभूति का पाठ बेचा है। यह 50 दीनार उस पाठ के लिए हैं। मुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से भोलू की रस्सी हकीम साहब के हाथ में थमा दी। एक शर्त है हकीम साहब, मुल्ला ने कहा। बोलो मुल्ला। आप इसका बहुत ख्याल रखेंगे, इसे कभी मारेंगे नहीं, और जब यह और बूढ़ा हो जाए तो इसे काम से आजाद कर देंगे। हकीम साहब मुस्कुराए। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मुल्ला। यह अब मेरे बगीचे में आराम से रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह अपनी बाकी की जिंदगी बहुत सुकून से गुजारेगा। मुल्ला ने आखिरी बार अपने प्यारे भोलू की गर्दन पर हाथ फेरा। उन्होंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अलविदा मेरे दोस्त, एक अच्छे घर में जा रहे हो। भोलू ने एक बार फिर धीरे से हिनहिनाया, जैसे वह भी अलविदा कह रहा हो। मुल्ला 50 दीनार लेकर घर की तरफ चले। उनकी जेब भारी थी, लेकिन दिल बहुत हल्का और खाली महसूस हो रहा था। हर कदम पर उन्हें भोलू की कमी खल रही थी। सड़कें सूनी लग रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर का एक हिस्सा बाजार में ही छोड़ आए हैं। जब वह घर पहुंचे तो फातिमा ने उन्हें खाली हाथ आते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा कि गधा बिका ही नहीं। क्या हुआ? कोई खरीदार नहीं मिला? उसने मायूसी से पूछा। मुल्ला ने चुपचाप अपनी जेब से सिक्कों से भरी थैली निकालकर उसके सामने रख दी। थैली की खनक सुनकर फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने थैली खोली तो सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। पर 50 दीनार, वह हकलाकर बोली। इसके लिए? कैसे? मुल्ला ने एक कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली और उसे बाजार की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने भोलू की हर कमी को उसकी खूबी बताया, कैसे बोली लगी और कैसे हकीम साहब ने उसे खरीदा। फातिमा सब कुछ सुनकर अवाक रह गई। वह कभी मुल्ला को देखती, कभी सिक्कों को। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस गधे को वह मुसीबत का पहाड़ समझ रही थी, आज उसी की वजह से उनके घर की सारी मुसीबतें दूर हो सकती थीं। उसने मुल्ला के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला, मैं उसकी कीमत नहीं समझ पाई। मैं सिर्फ उसकी कमियां देखती रही, लेकिन आपने तो उसकी कमियों में भी खूबियां ढूंढ लीं। मुल्ला ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, फातिमा, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, अपना एक महत्व होता है। बस देखने वाली नजर चाहिए। आज मैंने सिर्फ एक गधा नहीं बेचा, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को विदा किया है। उस दिन घर में अच्छा खाना बना। छत की मरम्मत के लिए सामान आ गया। घर की सारी जरूरतें पूरी हो गईं। लेकिन मुल्ला की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। रात को जब सब सो गए तो मुल्ला चुपचाप उठे और आंगन में उस जगह जाकर खड़े हो गए जहां भोलू बंधा करता था। वह जगह अब खाली थी। उस खाली जगह को देखकर मुल्ला का दिल भर आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, कभी कभी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कीमती खोना पड़ता है। उन्होंने सिर्फ एक गधा नहीं बेचा था, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बेच दिया था।
लेकिन उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि सच्ची कीमत चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में होती है। और इस सौदे में मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने प्यारे गधे को एक शानदार विदाई देकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया था। कहानी 3। बुखारा की उस दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। गलियों की धूल ऐसी गर्म थी कि लगता था जैसे किसी ने तंदूर की राख बिछा दी हो। ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोसी हाजी अलीम खान के दिल में एक अलग ही बेचैनी की आग जल रही थी। अलीम खान यूं तो एक छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन उसकी अकड़ किसी सल्तनत के वजीर से कम नहीं थी। उसे अपनी थोड़ी सी दौलत और उससे कहीं ज्यादा अपनी नाक की फिक्र रहती थी। आज उसकी नाक का सवाल इसलिए खड़ा हो गया था क्योंकि उसे पास के गांव समरकांडी में एक जरूरी सौदे के लिए जाना था। उसका अपना घोड़ा पिछले हफ्ते ही लंगड़ा हो गया था और गांव तक का सफर पैदल तय करना उसकी शान के खिलाफ था। उसकी नजरें घूम फिरकर एक ही जगह टिकती थीं, मुल्ला नसीरुद्दीन के आंगन में बंधे उसके गधे भोलू पर। भोलू कोई मामूली गधा नहीं था। वह मुल्ला का साथी था, हमराज था। मुल्ला की आधी से ज्यादा जिंदगी भोलू की पीठ पर या उसके साथ चलते हुए गुजरी थी। वह धीमे चलता था, कभी कभी जिद्दी हो जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। अलीम खान ने गहरी सांस ली, अपनी सबसे कीमती अचकन पहनी और मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से दस्तक दी। मुल्ला भाई। अरे ओ नसीरुद्दीन। अंदर से मुल्ला की आवाज आई, जो दोपहर की नींद में डूबी हुई लग रही थी। कौन है? क्या शहर में बाढ़ आ गई है जो दरवाजा तोड़ने पर तुले हो? मैं हूं तुम्हारा पड़ोसी अलीम खान, उसने अपनी आवाज में शहद घोलने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। दरवाजा खुला। मुल्ला अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए बाहर आए। ओह, तुम हो अलीम। खैरियत तो है? इस जलती दोपहरी में कैसे आना हुआ? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई माल से लदा जहाज डूब गया हो। अलीम खान ने एक झूठी परेशान सूरत बनाई। अरे मुल्ला भाई, क्या बताऊं? बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। समरकांडी में एक बहुत बड़ा सौदा है, आज शाम तक नहीं पहुंचा तो हाथ से निकल जाएगा। मेरा घोड़ा तो तुम जानते ही हो, बीमार पड़ा है। बस तुम्हारी ही मदद का आसरा है। मुल्ला उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे का मतलब समझ गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समरकांडी ले जाऊं? अलीम खींचकर बोला, मजाक मत करो मुल्ला। मुझे तुम्हारा गधा चाहिए, बस आज शाम के लिए। सुबह होते ही लौटा दूंगा। वादा रहा, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब मुल्ला सोच में पड़ गए। उन्हें अलीम खान का रिकॉर्ड अच्छी तरह मालूम था। वह चीजों का दुश्मन था। उसने जिससे भी कोई चीज उधार ली, उसे या तो तोड़कर लौटाया या खराब करके, या फिर लौटाया ही नहीं। पिछले साल मुल्ला ने उसे अपनी एक नई कुल्हाड़ी दी थी, जो वापस आई तो ऐसी लग रही थी जैसे उससे लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर तोड़े गए हों। मुल्ला अपने भोलू को इस जालिम के हवाले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन एक बहाना सोचा। माफ करना अलीम भाई, मुल्ला ने बहुत अफसोस जताते हुए कहा, पर गधा तो घर पर है ही नहीं। अलीम ने हैरानी से पूछा, घर पर नहीं है तो कहाँ गया है? मुल्ला ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। वो असल में मेरा एक रिश्तेदार आया था, बहुत दूर से। उसे पास वाली पहाड़ी पर कुछ जड़ी बूटियां लेने जाना था, तो वो गधे को लेकर सुबह सुबह ही निकल गया। अब तो कल ही लौटेगा। अलीम खान का मुंह उतर गया। वह निराश होकर मुड़ने ही वाला था कि तभी आंगन के अंदर तबेले से एक जोरदार आवाज आई, ढेंचू।
ढेंचू। यह भोलू की जानी पहचानी आवाज थी। उसने शायद अपने मालिक की आवाज सुनी थी और प्यार से उन्हें पुकार रहा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुल्ला जहां थे वहीं बुत बन गए। अलीम खान के चेहरे पर निराशा की जगह एक विजी और व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने मुल्ला की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कहा था तुमने मुल्ला? गधा घर पर नहीं है, रिश्तेदार ले गया है। और यह कौन बोल रहा है अंदर? क्या तुम्हारा रिश्तेदार गधे की आवाज में जड़ी बूटियों के नाम पुकार रहा है? मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बड़ी गंभीरता और गुस्से से अलीम खान की तरफ देखा। उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे अलीम ने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी हो। उन्होंने अपनी आवाज में पूरा अधिकार भरकर कहा, अलीम खान, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अलीम हैरान रह गया। मैंने क्या किया? मुल्ला ने अपनी उंगली उठाकर कहा, बड़े शर्म की बात है। तुम एक 40 साल के दाढ़ी मूछ वाले आदमी अपने पड़ोसी यानी मुझ पर यकीन करने के बजाय एक गधे की बात पर यकीन कर रहे हो? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। यह कहकर मुल्ला ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया और अलीम खान को बाहर हक्का बक्का खड़ा छोड़ दिया। अलीम कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अपमान उसका हुआ था, झूठ मुल्ला ने बोला था और दोषी भी वही बन गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा तमतमा गया। यह मुल्ला खुद को समझता क्या है? उसने न सिर्फ मुझसे झूठ बोला बल्कि सरेआम मेरी अक्ल का मजाक उड़ाया है। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधा शहर के काजी के पास पहुंचा। शहर के काजी इफ्तिखार अहमद एक संजीदा और कानून पसंद इंसान थे। उन्होंने अलीम खान की पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनकर उन्हें भी हंसी आई, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता बनाए रखी। अलीम ने हाथ जोड़कर कहा, काजी साहब, यह सिर्फ एक गधे का सवाल नहीं है। यह सच और झूठ का सवाल है। यह भरोसे का सवाल है। मुल्ला ने झूठ बोलकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें दरबार में बुलाएं और उनसे जवाब तलब करें। पूरे शहर के सामने सच सामने आना चाहिए। काजी साहब ने सोचा, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम सम्मन जारी कर दिया। अगले दिन काजी की अदालत खचाखच भरी हुई थी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि गधे के मामले में मुल्ला की पेशी है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर यह अनोखा मुकदमा देखने आए थे। कटघरे में एक तरफ अलीम खान खड़ा था, चेहरे पर जीत का भाव लिए। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित शांति के साथ खड़े थे। काजी ने कार्यवाही शुरू की। मुल्ला नसीरुद्दीन, आपके पड़ोसी अलीम खान का आरोप है कि कल जब उन्होंने आपसे आपका गधा उधार मांगा तो आपने यह कहकर मना कर दिया कि गधा घर पर नहीं है, जबकि गधा घर पर ही मौजूद था और उसने अपनी मौजूदगी का सबूत अपनी आवाज से दिया। क्या यह सच है? मुल्ला ने सिर हिलाया। जी काजी साहब, यह बिल्कुल सच है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला ने तो अपना जुर्म पहले ही कबूल कर लिया। अलीम खान की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। काजी ने पूछा, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? मुल्ला ने जवाब दिया, काजी साहब, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तो बस एक संभावना व्यक्त की थी। संभावना? काजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब? मुल्ला ने समझाना शुरू किया, हुजूर, जब अलीम भाई मेरे दरवाजे पर आए तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें सच सच बता दूंगा कि मैं अपना गधा नहीं देना चाहता तो हमारे पड़ोसियों वाले रिश्ते में खटास आ जाएगी। इनका दिल दुख जाएगा।
एक पड़ोसी का दिल दुखाना भी तो गुनाह है। इसलिए मैंने एक ऐसा जवाब दिया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने कहा, गधा घर पर नहीं है। यह उस वक्त का सच हो सकता था। क्या पता मेरे कहने के ठीक 2 पल बाद ही मेरा कोई रिश्तेदार सच में आ जाता और उसे ले जाता। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। काजी ने मेज पर हाथ पटककर उन्हें शांत कराया। यह कोई दलील नहीं है मुल्ला। जब गधे ने आवाज दी तब तो सच सामने आ ही गया था। फिर आपने अपनी गलती मानने के बजाय अलीम खान को ही भला बुरा क्यों कहा? अब मुल्ला अपने असली तर्क पर आए। उन्होंने काजी से बड़ी विनम्रता से पूछा, काजी साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े न्यायकर्ता हैं। आप सच और झूठ का फर्क करना जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, एक इंसान पर या एक जानवर पर? काजी ने कहा, जाहिर है एक इंसान पर। बस यही तो मैं भी कह रहा था, मुल्ला ने जोर देकर कहा। मैंने अलीम भाई से यही तो कहा था कि तुम मुझ पर, एक इंसान पर, अपने पड़ोसी पर यकीन नहीं कर रहे और एक गधे की आवाज पर यकीन कर रहे हो। क्या यह मेरा अपमान नहीं था? क्या यह इंसानियत का अपमान नहीं था? अगर कल को मेरा गधा यह कहने लगे कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो क्या आप मान लेंगे? दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूटा। अलीम खान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यह बातों में घुमा रहा है हुजूर। मुद्दा सीधा है, इसने झूठ बोला। मुल्ला ने कहा, मुद्दा सीधा नहीं है हुजूर, मुद्दा बहुत गहरा है। यह विश्वास का संकट है। आज अलीम भाई ने एक गधे पर यकीन करके इस संकट को जन्म दिया है। काजी साहब अब खुद चक्कर में पड़ गए थे। मुल्ला की बातें थीं तो बेतुकी, लेकिन उनमें एक अजीब सा तर्क था जिसे काटना मुश्किल हो रहा था। ठीक है मुल्ला, काजी ने कहा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि इंसान पर जानवर से ज्यादा भरोसा करना चाहिए। लेकिन इस मामले में गधे की बात सच निकली और तुम्हारी बात झूठ। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? मुल्ला ने कहा, इसका जवाब भी है काजी साहब, पर उसके लिए मुझे उस मुख्य गवाह को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहिए जिसकी वजह से यह सारा फसाद खड़ा हुआ है। मुख्य गवाह? कौन? मेरा गधा भोलू, मुल्ला ने शांति से कहा। अब तो पूरे दरबार में कहकहे गूंजने लगे। काजी साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। मुल्ला, यह अदालत है, कोई चिड़ियाघर नहीं। तुम यहाँ गधे को लेकर आओगे? मुल्ला ने हाथ जोड़ दिए। हुजूर, न्याय के लिए यह जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी उसी से होगा। काजी ने कुछ देर सोचा। उन्हें लगा कि यह तमाशा अब अपने चरम पर पहुंच रहा है, इसे पूरा ही हो जाने देना चाहिए। उन्होंने इजाजत दे दी। मुल्ला के एक इशारे पर उनका एक शागिर्द भोलू को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। भोलू दरबार की भीड़ देखकर थोड़ा घबराया हुआ था, पर मुल्ला को देखकर शांत हो गया। अब मुल्ला कटघरे से निकलकर भोलू के पास गए। उन्होंने उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और फिर पूरे दरबार की तरफ मुड़कर बोले, हजरात, अब आप खुद सच का फैसला करेंगे। उन्होंने भोलू से मुखातिब होकर एक बड़ा गंभीर सवाल पूछा, भोलू मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम कल घर पर थे? भोलू चुपचाप खड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखता रहा। उसने कोई आवाज नहीं निकाली। मुल्ला ने दरबार की तरफ देखकर कहा, देखा आपने? यह नहीं मान रहा कि यह घर पर था। यह खुद अपनी गवाही के खिलाफ जा रहा है। यह एक अविश्वसनीय गवाह है। फिर वह अलीम खान की तरफ मुड़े। अलीम भाई, अब मैं तुम्हारे सामने इस गधे से पूछता हूँ। भोलू, क्या तुम अलीम भाई के साथ समरकांडी जाना चाहते थे?
भोलू ने शायद अलीम खान का गुस्सा भांप लिया। वह जोर से हिनहिनाया और अपना सिर नमे हिलाने लगा। मुल्ला चिल्लाए, देखा देखा आपने काजी साहब, यह खुद ही इनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने तो बस इसकी भावनाओं का सम्मान किया था। अगर मैं इसे जबरदस्ती भेज देता तो क्या यह जानवर पर अत्याचार नहीं होता? अलीम खान चीखा, यह सब नाटक है। यह कोई जवाब नहीं है। मुल्ला ने कहा, अच्छा, आखिरी सबूत। हुजूर, कल जब अलीम भाई दरवाजे पर थे तो इस गधे ने अंदर से आवाज दी। सही? काजी ने कहा, हाँ सही। मुल्ला ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह गधा जानता था कि बाहर कोई उसे लेने आया है, और यह भी जानता था कि मैं उसे भेजना नहीं चाहता। फिर भी इसने जानबूझकर आवाज लगाई ताकि मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच झगड़ा हो। यह एक फसादी और मक्कार गधा है। इसकी बात का क्या भरोसा? ऐसे चरित्रहीन गवाह के बयान पर आप मेरे जैसे शरीफ इंसान को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यह सुनना था कि दरबार में जो हंसी का तूफान आया वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खुद काजी साहब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया था, पर उनका पूरा शरीर हिल रहा था। सिर्फ एक शख्स नहीं हंस रहा था, अलीम खान। वह शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गया था। उसे समझ आ गया था कि वह मुल्ला से बहस में कभी नहीं जीत सकता। वह एक सीधा सादा मामला लेकर आया था और मुल्ला ने उसे घुमा फिराकर इतना उलझा दिया था कि अब वह खुद ही एक मजाक बनकर रह गया था। काजी ने किसी तरह अपनी हंसी रोककर मेज पर हथौड़ा मारा। खामोश, खामोश। उन्होंने फैसला सुनाया। बहुत सोचने विचारने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मामले में कोई दम नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन की दलीलें अजीब हैं, पर उनमें एक सबक छिपा है। विश्वास एक नाजुक चीज है और उधार का लेन देन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी गधे की गवाही पर इंसान से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अलीम खान को डांटा, तुमने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। और फिर मुल्ला की तरफ देखकर मुस्कुराए, और मुल्ला, अगली बार कोई बहाना बनाना तो पहले अपने गधे से मशवरा जरूर कर लेना। यह कहकर काजी ने मुकदमा खारिज कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने मुख्य गवाह भोलू के साथ दरबार से बाहर निकले। लोग उन्हें घेरकर उनकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। अलीम खान शर्मिंदा होकर चुपचाप भीड़ से खिसक गया। उस दिन के बाद से जब भी बुखारा में कोई बेतुका या अविश्वसनीय बहाना बनाता तो लोग हंसकर कहते, भाई तुम्हारी बात पर यकीन करें या मुल्ला के गधे पर। और इस तरह एक छोटा सा बहाना और एक गधे की आवाज मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का एक और अमर किस्सा बन गई। कहानी 4। बुखारा शहर में जहां हर सुबह अजान की मीठी आवाज के साथ दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक और आवाज थी जो घर घर में गूंजती थी, दूध ले लो, खालिस गाढ़ा दूध ले लो। यह आवाज थी करीम दूधवाले की। करीम का दूध पूरे मोहल्ले में जाता था, जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन का घर भी शामिल था। करीम बाहर से बड़ा भला और दीनदार आदमी लगता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, सिर पर हमेशा नमाजी टोपी रहती थी और उसकी जुबान पर हर दूसरे लफ्ज में माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह होता था। लेकिन उसकी नीयत उसके दूध की तरह खालिस नहीं थी। वह शहर का सबसे बड़ा बेईमान दूधवाला था। उसका फार्मूला बड़ा सीधा था। वह गांव से 10 लीटर दूध लाता और शहर पहुंचते पहुंचते रास्ते में पड़ने वाली नदी से उसमें 5 लीटर पानी मिला देता। इस तरह वह 15 लीटर दूध बेचकर 50% का सीधा मुनाफा कमाता था।
सालों से उसका यह धंधा चल रहा था और कोई उसे पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि वह पानी मिलाने की कला में माहिर था। वह इतना पानी मिलाता था कि दूध पतला तो लगे पर पानी जैसा न लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी कई सालों से करीम से ही दूध ले रहे थे। उनकी पत्नी फातिमा अक्सर शिकायत करती, मुल्ला, यह करीम का दूध दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। अब तो खीर बनाओ तो चावल अलग और पानी अलग तैरता है। दही जमाओ तो दही कम और पानी ज्यादा निकलता है। मुल्ला हर बार सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, फातिमा, सब्र करो। हर चीज का एक वक्त होता है। जब घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। फातिमा चिढ़कर कहती, घड़ा तो करीम का भर रहा है और फूट हमारा सिर रहा है। आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं? मुल्ला कहते, कहने से क्या होगा? वह 100 कस्में खा लेगा कि उसका दूध गंगा की तरह पवित्र है। बेईमान को रंगे हाथों पकड़ना पड़ता है, सिर्फ बातों से नहीं। मुल्ला मौके की तलाश में थे। वह जानते थे कि करीम बहुत चालाक है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। एक दिन करीम दूध लेकर आया। उसने हमेशा की तरह अस्सलाम अलैकुम मुल्ला जी कहा और दूध नापने लगा। मुल्ला ने उसे गौर से देखा और कहा, करीम भाई, माशाअल्लाह, तुम्हारा चेहरा आज बहुत नूरानी लग रहा है और तुम्हारी सेहत भी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। करीम अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। जी मुल्ला जी, सब अल्लाह का करम है। सुबह सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और फिर खालिस दूध का नाश्ता करता हूँ। सेहत तो अच्छी रहेगी ही। मुल्ला ने कहा, हाँ सो तो है। सुना है दूध पीने से अक्ल भी तेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, करीम ने सीना फुलाकर कहा। मेरा बेटा सुलेमान मेरा ही दूध पी पी कर बड़ा हुआ है। आज मदरसे में हिसाब में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक आई। उन्हें अपना मौका मिल गया था। वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मुल्ला ने कहा। मैं भी आजकल हिसाब किताब में थोड़ा उलझा हुआ हूं। सोच रहा हूं कि तुमसे ही कुछ मदद ले लूं। तुम्हारी अक्ल भी तो दूध पीकर तेज हुई है। करीम अहंकार में फूल गया। जरूर मुल्ला जी, जरूर पूछिए। हम जैसे छोटे लोगों की अक्ल अगर आप जैसे बड़े आलिम के काम आ सके तो यह तो हमारी खुशनसीबी होगी। अब मुल्ला ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। देखो करीम, मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे एक छोटा सा हिसाब समझना है। मान लो एक आदमी है जो 10 रुपए का सामान खरीदता है। ठीक? जी ठीक, करीम ने सिर हिलाया। अब वह उस सामान को 15 रुपए में बेच देता है तो उसे कितना मुनाफा हुआ? मुल्ला ने पूछा। यह सवाल इतना आसान था कि करीम हंस पड़ा। यह भी कोई सवाल है मुल्ला जी? सीधा सीधा 5 रुपए का मुनाफा हुआ। शाबाश, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो, मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा, अब दूसरा सवाल। मान लो एक आदमी 10 लीटर दूध खरीदता है। दूध का नाम सुनते ही करीम के कान खड़े हो गए। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और वह उस 10 लीटर दूध को 15 लीटर बनाकर बेचता है तो उसे कितने लीटर का मुनाफा हुआ? करीम थोड़ा झिझका। सवाल वही था, बस रुपए की जगह लीटर आ गया था। उसने कहा, 5 लीटर का मुनाफा हुआ। बिल्कुल सही, मुल्ला ने कहा। अब आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल। अगर तुम इसका जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग दूध की वजह से ही इतना तेज है। करीम पूरी तरह मुल्ला के जाल में फंस चुका था। उसे लग रहा था कि वह अपनी होशियारी से मुल्ला को प्रभावित कर रहा है। पूछिए मुल्ला जी, पूछिए।
मुल्ला ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाते हुए कहा, करीम अब यह बताओ, अगर एक दूधवाला 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है तो उसे जो 5 लीटर का मुनाफा हुआ वो मुनाफा दूध का हुआ या पानी का? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। करीम जहां खड़ा था वहीं जम गया। सवाल एक तीर की तरह सीधा उसके दिल में लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने भरी दोपहरी में उसके सिर पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। यह कोई हिसाब का सवाल नहीं था। यह एक आईना था जिसमें उसका काला धंधा, उसकी बेईमानी साफ साफ नजर आ रही थी। अगर वह कहता कि मुनाफा दूध का है तो यह सरासर झूठ होता, क्योंकि दूध तो उसने सिर्फ 10 लीटर ही इस्तेमाल किया था। और अगर वह कहता कि मुनाफा पानी का है तो वह अपने ही मुंह से यह कबूल कर लेता कि वह दूध में पानी मिलाता है। और पानी तो नदी से मुफ्त में मिलता है, तो वह लोगों से उस मुफ्त के पानी के पैसे कैसे ले सकता है? वह फंस गया था, बुरी तरह फंस गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी जुबान, जो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते नहीं थकती थी, अब तालू से चिपक गई थी। मुल्ला चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फातिमा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थीं, अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थीं। करीम कुछ देर तक सिर खुजलाता रहा। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसका दूध से तेज हुआ दिमाग अब पानी की तरह बह गया था। क्या हुआ करीम भाई? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। इतना मुश्किल था क्या सवाल? तुम्हारा बेटा सुलेमान तो शायद 1 मिनट में जवाब दे देता। यह सुनकर करीम को और शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसने हिम्मत हारी। उसने अपने दूध के बर्तन नीचे रखे और मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुल्ला ने उसे उठाया। उठो करीम, गलती मानना ही सबसे बड़ी तौबा है। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस यह चाहता था कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी बातों पर भरोसा करके तुमसे दूध खरीदते हैं। तुम उन्हें दूध नहीं, धोखा बेच रहे थे। करीम रो रहा था। मैं आज से ही यह काम बंद कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह हुई न बात। याद रखना करीम, बेईमानी की कमाई में बरकत नहीं होती। वह आती तो बहुत तेजी से है, पर उससे भी ज्यादा तेजी से चली जाती है। अपने साथ घर का सुकून और इज्जत भी ले जाती है। उस दिन के बाद करीम दूधवाला सचमुच बदल गया। अब वह 10 लीटर दूध लाता और 10 लीटर ही बेचता। उसका मुनाफा कम हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक इत्मीनान था जो पहले कभी नहीं था। शुरू शुरू में लोगों को यकीन नहीं हुआ। फातिमा ने भी मुल्ला से कहा, यह सब उसका नाटक है। 4 दिन बाद फिर वही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीम का दूध अब सच में गाढ़ा और मीठा था। उसकी खीर में अब वो पुरानी मिठास लौट आई थी और उसका दही अब मलाईदार जमता था। कुछ महीनों बाद एक दिन मुल्ला ने करीम से पूछा, क्यों करीम, अब कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? मुनाफा तो बहुत कम हो गया होगा। करीम मुस्कुराया। मुल्ला जी, मुनाफा पैसे का जरूर कम हुआ है, पर इज्जत और सुकून का मुनाफा पहले से 100 गुना ज्यादा है। पहले मैं जब रात को सोता था तो डर लगा रहता था कि कहीं पकड़ा न जाऊं। अब मैं चैन की नींद सोता हूं। और सबसे बड़ी बात, अब जब मेरा बेटा मेरे साथ हिसाब करने बैठता है तो मुझे उससे नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सब आपकी वजह से हुआ।
आपका वो एक सवाल मेरे लिए 100 उपदेशों से बढ़कर था। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया करीम। मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारे ही हिसाब के आईने में तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। बाकी का काम तो तुम्हारी ज़मीर ने किया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी लड़ाई झगड़े या शिकायत के सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और एक सीधे से सवाल से एक बेईमान आदमी को हमेशा के लिए ईमानदार बना दिया। यह किस्सा बुखारा में सालों साल सुनाया जाता रहा, इस बात की मिसाल बनकर कि सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और सही सवाल से जीती जाती है। कहानी 5। दूरदराज के शहर खुरासान से 3 ठगों का एक गिरोह बुखारा की सरजमी पर आधमका था। वे कोई मामूली चोर उचक्के नहीं थे। वे अपने फन के माहिर थे। उनका सरदार था चंगेज। उसकी आंखें लोमड़ी की तरह चालाक थीं और जबान में शहद की मिठास। उसका काम था शिकार को अपनी बातों के जाल में फंसाना। दूसरा था बहराम। बहराम का डीडौल किसी पहलवान जैसा था और उसकी ताकत 10 आदमियों के बराबर। उसका काम था डराना धमकाना और जरूरत पड़ने पर हाथ साफ करना। और तीसरा था परवेज। परवेज दुबलापतला लेकिन फुर्तीला था। वह भेष बदलने और लोगों की नकल उतारने में उस्ताद था। इन तीनों ने मिलकर बड़े बड़े अमीर सौदागरों और अकड़बाज जमींदारों को ठगा था। उनका तरीका बड़ा नायाब था। वे पहले अपने शिकार की कमजोरियों का पता लगाते, फिर एक ऐसी कहानी गढ़ते जिसमें शिकार खुद ब खुद फंसता चला जाता। बुखारा आकर उन्होंने कई दिन शहर की गलियों में घूमकर यह पता लगाया कि यहाँ का सबसे आसान और सबसे मशहूर शिकार कौन हो सकता है। और हर गली हर कूचे में उन्हें एक ही नाम सुनाई दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन। लोगों ने बताया, अरे वो तो बड़ा सीधा सादा आदमी है। कभी कभी बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, पर अक्सर बच्चों जैसी हरकतें करता है। जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। कभी अपनी चाबी कहीं और खोकर कहीं और ढूंढता है। उसे ठगना तो बच्चों का खेल है। चंगेज की आंखों में चमक आ गई। यही हमारा शिकार होगा, उसने अपने साथियों से कहा। यह मशहूर है, इसलिए इसे ठगने के बाद हमारी धाक पूरे शहर में जम जाएगी। और यह सीधा सादा है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तीनों ने मुल्ला पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि मुल्ला रोज सुबह बाजार जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। उनकी आदतें बड़ी सीधी थीं। लेकिन एक चीज ने ठगों का ध्यान खींचा। मुल्ला के पास एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना संदूक था। वह उसे हमेशा अपने कमरे में रखता था और उस पर ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में बांधकर घूमता था। चंगेज ने अंदाजा लगाया, इस संदूक में जरूर कोई खजाना है। शायद पुरखों की दौलत या सोने की अशर्फिया। हमें बस यह संदूक हासिल करना है। उन्होंने एक फूलप्रूफ योजना बनाई। एक सुबह जब मुल्ला बाजार की तरफ जा रहे थे तो परवेज, जो एक बूढ़े बीमार फकीर का भेष बनाए हुए था, उनके रास्ते में आकर गिर पड़ा। अल्लाह के नाम पर मदद करो बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, चक्कर आ रहा है। मुल्ला का दिल नरम था। वह फौरन रुके और उस बूढ़े फकीर को सहारा देकर उठाया। बाबा, आप ठीक तो हैं? चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। वहां आराम कीजिएगा और कुछ खा पी लीजिएगा। मुल्ला उस नकली फकीर को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे अपने आंगन में एक चारपाई पर लिटाया, उसे पानी पिलाया और अपनी पत्नी फातिमा से उसके लिए खाना लाने को कहा। परवेज, नकली फकीर ने बड़ी अदाकारी से कराहते हुए कहा, बेटा तुम तो फरिश्ते हो, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। बस एक काम और कर दो। मेरे 2 और साथी हैं, वे भी मेरे जैसे ही गरीब और बीमार हैं।
वे शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम उन्हें भी यहाँ बुला लाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम तीनों साथ में ही सफर करते हैं। मुल्ला को उसकी बात पर यकीन हो गया। आप फिक्र न करें बाबा, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ। यह कहकर मुल्ला अपने गधे भोलू को लेकर शहर के बाहर की ओर चल दिए। यही तो ठग चाहते थे। जैसे ही मुल्ला आंखों से ओझल हुए, परवेज ने अपनी बीमारी का नाटक बंद किया और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर चंगेज और बहराम पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे तीनों घर के अंदर घुस गए। फातिमा उन्हें देखकर घबरा गई। चंगेज ने अपनी रेशमी आवाज में कहा, बहन डरो मत, हम तुम्हारे पति के दोस्त हैं। उन्होंने ही हमें अंदर भेजा है। वह बस आते ही होंगे। उन्होंने कहा था कि उनके कमरे में एक पुराना संदूक रखा है, उसे निकालकर बाहर आंगन में रख दो, उसमें कुछ जरूरी सामान है जो हमें देना है। फातिमा भोली भाली थी। उसे उनकी बातों पर यकीन हो गया। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। बहराम पहलवान ने उस भारी संदूक को ऐसे उठाया जैसे वह कोई तकिया हो और उसे आंगन में लाकर रख दिया। अब चाबी? चंगेज ने पूछा। फातिमा ने कहा, चाबी तो उनके पास ही रहती है। कोई बात नहीं, चंगेज मुस्कुराया। बहराम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और एक ही झटके में संदूक का पुराना मजबूत ताला तोड़ दिया। तीनों ठगों ने उत्सुकता से संदूक का ढक्कन खोला। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर सोने चांदी के जेवर, हीरे मोती और अशर्फियों का ढेर होगा। लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक लगभग खाली था। उसमें पुराने फटे पुराने कपड़ों का एक ढेर था। एक टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। कुछ सूखे हुए फल थे और बीच में एक छोटा सा मखमली कपड़ा बिछा था जिस पर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक बहुत बड़ा सड़ा हुआ आलू। उस आलू से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। यह क्या मजाक है? बहराम गुस्से से गुर्राया। इस कबाड़ के लिए हमने इतनी मेहनत की। परवेज ने कहा, लगता है लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। यह मुल्ला तो महाकंगाल है। लेकिन चंगेज का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह समझ गया कि यह कोई आम संदूक नहीं है और न ही यह आम आलू है। इसमें जरूर कोई राज है। उसने उस सड़े हुए आलू को गौर से देखा। उसे आलू के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने आलू को हटाया तो उसके नीचे एक और छोटा गुप्त खाना बना हुआ था और उस खाने के अंदर एक छोटी सी थैली रखी थी। चंगेज ने कांपते हाथों से थैली खोली। उसके अंदर 100 चमचमाती सोने की अशर्फियां थीं। मिल गया, वह खुशी से चिल्लाया। देखा, मैं कहता था न, यह मुल्ला मामूली नहीं है। क्या दिमाग लगाया है। खजाना छिपाने के लिए सड़े हुए आलू का इस्तेमाल किया ताकि कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी न करे। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जल्दी से अशर्फियां अपनी कमर में बांधीं। अब इस मुल्ला के आने से पहले यहां से निकलना होगा, बहराम ने कहा। लेकिन चंगेज के शैतानी दिमाग में एक और विचार आया। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम इस मुल्ला का मजाक उड़ाकर जाएंगे। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। उसने अपनी योजना बताई। बहराम और परवेज खुशी खुशी राजी हो गए। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन शहर के बाहर उस पेड़ के नीचे पहुंचे जिसका जिक्र नकली फकीर ने किया था। वहां कोई नहीं था। उन्होंने आसपास भी देखा पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। मुल्ला को शक होने लगा। उनका माथा ठनका। लगता है कोई गड़बड़ है,
वह फौरन अपने गधे को मोड़कर घर की तरफ भागे। जब वह घर पहुंचे तो आंगन का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। संदूक टूटा पड़ा था, सामान बिखरा था और उनकी पत्नी फातिमा एक कोने में डरी समी खड़ी थी। क्या हुआ फातिमा? वो लोग कहाँ हैं? फातिमा ने रोते हुए सारी कहानी बताई। मुल्ला समझ गए कि उन्हें बुरी तरह ठग लिया गया है। 100 अशरफियां उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थीं, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखी थीं। एक पल के लिए तो मुल्ला को बहुत दुहक हुआ। वह जमीन पर बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। तभी उनकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो संदूक के पास पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा था। यह ठगों ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा था। उसमें लिखा था, ऐ दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी मुल्ला, हमने सुना था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर हमें तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ लगे। तुम्हारा खजाना अब हमारे पास है। अगर हिम्मत है तो हमें ढूंढ कर दिखाओ। हम आज रात शहर के बाहर चांदनी सराय में जश्न मनाएंगे। तुम्हारी सेहत का जाम पिएंगे और तुम्हारी बेवकूफी पर हंसेंगे। आना जरूर। तुम्हारे नए दोस्त, 3 होशियार ठग। यह पढ़कर किसी भी इंसान का खून खौल उठता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनका दिमाग दुहक और गुस्से से ज्यादा तेजी से चलने लगा था। उनके चेहरे पर दुहक की जगह एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने फातिमा से कहा, रो मत बेगम, जो गया सो गया। अब तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। रात घिर आई थी। चांदनी सराय में जश्न का माहौल था। चंगेज, बहराम और परवेज एक आलीशान कमरे में बैठे थे। उनके सामने मेज पर बेहतरीन शराब और लजीज पकवान सजे थे। वे ठहाके लगा रहे थे और मुल्ला की बेवकूफी के किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। सोचो, चंगेज ने हंसते हुए कहा, जब वो मुल्ला घर पहुंचा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। रो रहा होगा अपनी किस्मत पर। बहराम ने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? चंगेज ने पूछा। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन। तीनों ठग चौंक गए। वे एक दूसरे को देखने लगे। यह यहाँ क्या करने आया है? परवेज ने फुसफुसाकर कहा। चंगेज मुस्कुराया। लगता है अपनी हार मानने आया है। आने दो, आज इसे और जलील करेंगे। दरवाजा खुला। मुल्ला अंदर आए, लेकिन वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे 2 और लोग थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, सलाम मेरे होशियार दोस्तों, तुम्हारा न्योता मिला। मैं न आता तो तुम्हारी दोस्ती की तौहीन होती। चंगेज ने व्यंग्य से कहा, आओ मुल्ला, आओ, बैठो हमारे साथ। तुम्हारी ही दौलत से यह जश्न मन रहा है। मुल्ला एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों साथियों को अपने पीछे खड़े रहने का इशारा किया। मैं यहाँ जश्न मनाने नहीं आया हूँ, मुल्ला ने कहा। मैं तो अपना सौदा पूरा करने आया हूँ। सौदा? कैसा सौदा? बहराम ने पूछा। मुल्ला ने कहा, तुम लोगों ने मेरा संदूक लिया जिसमें 100 अशरफियां थीं। पर तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर गए। तुम संदूक की असली चीज तो वहीं छोड़ आए। तीनों ठग हैरान रह गए। असली चीज? वो सड़ा हुआ आलू, परवेज ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा। वो कोई मामूली आलू नहीं था। वो एक जादुई आलू था। उसे मेरे परदादा खुरासान के एक पीर से लेकर आए थे। उस आलू की खासियत यह है कि अगर उसे किसी खजाने के साथ रख दिया जाए
तो वह हर रात उस खजाने को दोगुना कर देता है। ठगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोगुना? हाँ, दोगुना। मुल्ला ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने 100 अशर्फियां इसीलिए उसके साथ रखी थीं। आज रात वो 200 हो जाती, कल रात 400, परसों 800। और 1 महीने में तो मेरे पास इतनी दौलत होती कि मैं पूरा बुखारा खरीद सकता था। पर तुम लोगों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम अशर्फिया ले आए और वो जादुई आलू वहीं छोड़ दिया। अब ये अशर्फिया बस 100 की 100 ही रह जाएंगी। तुम लोगों ने मेरा नहीं, अपना नुकसान किया है। ठगों के चेहरे का रंग उड़ गया। लालच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और मुल्ला ने उसी कमजोरी पर चोट की थी। चंगेज के दिमाग में हिसाब किताब दौड़ने लगा। 100 से 200, 200 से 400। यह तो दौलत का समंदर था। वह फौरन खड़ा हुआ। यह सच है? मुल्ला ने कहा, अगर यकीन न हो तो मेरे इन साथियों से पूछ लो। ये खुरासान से ही आए हैं और इस आलू के राज को जानते हैं। मुल्ला ने अपने पीछे खड़े दोनों नकाबपोशों की तरफ इशारा किया। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, हाँ, यह सच है। हम गवाह हैं। अब ठगों से रहा नहीं गया। दौलत को दोगुना करने का मौका उनके हाथ से फिसल रहा था। चंगेज ने कहा, तो अब क्या हो सकता है? मुल्ला ने कहा, एक ही रास्ता है। तुम लोग मुझे ये 100 अशर्फिया वापस करो, मैं तुम्हें वो जादुई आलू दे दूंगा। फिर तुम रोज रात अपनी दौलत को दोगुना करते रहना। यह सुनकर ठगों की आंखों में चमक आ गई। यह तो घाटे का सौदा नहीं था। 100 अशर्फियों के बदले हमेशा के लिए दौलत पैदा करने वाली मशीन। पर हम तुम पर यकीन कैसे करें? बहराम ने शक जताया। मुल्ला मुस्कुराए। तुम लोगों को मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए बेवकूफ हूं। तुम तो बस यह सोचो कि अगर मेरी बात में 1% भी सच्चाई हुई तो तुम कितना कुछ खो दोगे। और अगर झूठ हुई तो तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? एक सड़ा हुआ आलू ही तो है। यह तर्क ठगों के लालची दिमाग में बैठ गया। उन्होंने आपस में खुसर-पुसर की। फैसला हो गया। चंगेज ने अशर्फियों की थैली मुल्ला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हमें सौदा मंजूर है। लाओ वो आलू। मुल्ला ने थैली ले ली। फिर उन्होंने अपने एक नकाबपोश साथी को इशारा किया। उस साथी ने अपने झोले से वही सड़ा हुआ बदबूदार आलू निकाला और मेज पर रख दिया। ठगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो। बस एक बात याद रखना, मुल्ला ने जाते जाते कहा। यह आलू तभी काम करेगा जब इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई के साथ रखा जाएगा। बेईमानी की दौलत पर इसका जादू असर नहीं करता। यह कहकर मुल्ला अपने दोनों साथियों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, मुल्ला ने अपने दोनों साथियों के चेहरे से नकाब हटाया। वे कोई और नहीं बल्कि शहर के कोतवाल और उनके एक सिपाही थे। मुल्ला ठगों का खत पढ़ते ही सीधे कोतवाली गए थे और कोतवाल को अपनी योजना में शामिल कर लिया था। कोतवाल ने हंसते हुए कहा, वाह मुल्ला जी, मान गए आपकी होशियारी को। आपने तो बिना तलवार उठाए ही जंग जीत ली। मुल्ला ने अपनी अशर्फियों की थैली को कमर में बांधते हुए कहा, कोतवाल साहब, लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंधे आदमी को हराना बहुत आसान होता है। उधर कमरे के अंदर तीनों ठग उस सड़े हुए आलू को घेर कर बैठे थे और सपने देख रहे थे कि कैसे वे सुबह तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे।
और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी होशियारी से न सिर्फ अपनी खोई हुई दौलत वापस पाई, बल्कि 3 शातिर ठगों को भी ऐसा सबक सिखाया जो वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार ताकत या चालाकी नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरियों को समझने वाली बुद्धि होती है। कहानी 6। बादशाह तैमूर लंका साम्राज्य अपनी पूरी शानो शौकत पर था। उसकी तलवार की धार से सरहदें तय होती थीं और उसके खजाने की खनक से दुनिया के सबसे अमीर सौदागरों के दिल दहल जाते थे। तैमूर को अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी अक्ल पर बेइंतहा गुरूर था। वह खुद को सिर्फ एक बादशाह ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भी समझता था। इसी गुरूर को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक दिन उसने एक भव्य ज्ञान महासभा का ऐलान किया। पूरे साम्राज्य के कोने कोने से सबसे बड़े विद्वानों, दार्शनिकों, कवियों और बुद्धिजीवियों को शाही दावत पर बुलाया गया। मकसद था यह दिखाना कि तैमूर की सल्तनत में न सिर्फ दौलत है, बल्कि अक्ल और ज्ञान का भी समंदर है। शाही फरमान घोड़ों पर सवार होकर हर सूबे, हर शहर की ओर दौड़ पड़े। कीमती रेशमी कागज पर सोने की स्याही से लिखे न्योते बड़े बड़े ज्ञानियों के दरवाजे पर पहुंचने लगे। बुखारा शहर में भी यह खबर पहुंची। शहर के मुख्य इमाम, सबसे बड़े हकीम और मशहूर शायर, सबके पास शाही न्योता पहुंचा। लेकिन एक नाम था जो उस फहरिस्त से गायब था, मुल्ला नसीरुद्दीन। यह कोई भूल नहीं थी। बादशाह के चापलूस वजीर मंसूर खान ने जानबूझकर मुल्ला का नाम कटवा दिया था। मंसूर खान को मुल्ला की हाजिर जवाबी और सीधी सच्ची बातें जहर की तरह लगती थीं। उसे डर था कि मुल्ला अपनी किसी अटपटी हरकत या तीखे सवाल से बादशाह के इस भव्य आयोजन का मजा किरकिरा कर देगा। उसने बादशाह के कान भरे थे, आलमपनाह, वह नसीरुद्दीन कोई विद्वान नहीं, एक मस्खरा है। वह गधों से बातें करता है और जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। ऐसे पागल और सनकी आदमी को ज्ञानियों की सभा में बुलाना आपकी और इस महान सभा की तौहीन होगी। वह हमारी सल्तनत की शान बढ़ाने की जगह हमें हंसी का पात्र बना देगा। तैमूर को भी लगा कि वजीर ठीक कह रहा है। उसे अपनी सभा में कोई ऐसा तत्व नहीं चाहिए था जो उसके बनाए नियमों और प्रोटोकॉल को तोड़े। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन को नजरअंदाज कर दिया गया। जब यह खबर बुखारा के आम लोगों तक पहुंची तो उनमें एक मायूसी की लहर दौड़ गई। उनके लिए बड़े बड़े इमाम और शायर शाही लोग थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उनके अपने थे। वह उनकी आवाज थे जो मुश्किल से मुश्किल बात को भी सादगी से कह देते थे। वह उनके बीच के वो इंसान थे जिनकी बुद्धिमानी महलों के भारी भरकम पर्दों के पीछे नहीं, बल्कि बाजार की धूल और गलियों की धूप में चमकती थी। शहर के कुछ लोग इकट्ठा होकर मुल्ला के घर पहुंचे। मुल्ला अपने आंगन में अपने वफादार गधे भोलू की पीठ सहला रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला जी, यह तो सरासर नाइंसाफी है। बादशाह ने सबको बुलाया, पर आपको नहीं। क्या उनकी नजर में आपकी अक्ल का कोई मोल नहीं? एक नौजवान बोला, मुल्ला, आपको जाना चाहिए। आपको उन्हें दिखाना चाहिए कि असली ज्ञान महंगे लिबासों और बड़ी बड़ी किताबों में नहीं होता। मुल्ला ने सबकी बातें सुनी और मुस्कुराए। भाइयों, बादशाह की सभा में जाने या न जाने से मेरी अक्ल कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी। शेर को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो जंगल का राजा है। जिसे मानना है वो मानता है। लेकिन लोगों का प्यार और उनकी आंखों में बसी उम्मीद देखकर मुल्ला का दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सवाल अब सिर्फ उनके मान अपमान का नहीं, बल्कि उन आम लोगों के विश्वास का है जो उन्हें अपना प्रतिनिधि मानते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। बादशाह ने मुझे न्योता नहीं दिया तो क्या हुआ?
ज्ञान की सभा का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होना चाहिए। यह सुनकर लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा, अब मुल्ला अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनेंगे, किसी अमीर दोस्त से एक शानदार अरबी घोड़ा मांगेंगे और पूरी शान से राजधानी की ओर रवाना होंगे। लेकिन मुल्ला का अंदाज तो हमेशा से ही निराला था। अगली सुबह जब राजधानी जाने का वक्त हुआ तो मुल्ला ने अपनी रोजमर्रा वाली ढीली ढाली अचकन और घिसी हुई चप्पलें ही पहनी। उन्होंने अपने गधे भोलू को तैयार किया, उसकी पीठ पर अपनी पुरानी सी काठी रखी और उस पर बैठ गए। कुछ लोग जो उन्हें विदा करने आए थे वे हैरान रह गए। मुल्ला जी, आप इस गधे पर बैठकर बादशाह के दरबार जाएंगे? वहां तो लोग एक से बढ़कर एक नस्ल के घोड़ों और पालकियों में आएंगे, वे आपका मजाक उड़ाएंगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त, सवारी की कीमत सवार से होती है, सवार की कीमत सवारी से नहीं। और मेरा भोलू किसी अरबी घोड़े से कम नहीं। यह सब्र सिखाता है, मेहनत की कीमत जानता है और बिना शिकायत किए मेरा बोझ उठाता है। इससे अच्छा साथी और कौन हो सकता है? यह कहकर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई और राजधानी के लंबे सफर पर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे बुखारा के कुछ लोग भी चल दिए जो यह तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। रास्ते भर जो भी मुल्ला को देखता हैरान होता। कोई हंसता, कोई उन्हें पागल कहता, पर मुल्ला पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी ही धुन में चले जा रहे थे, कभी अपने गधे से बातें करते, कभी रास्ते में मिलने वाले बच्चों को देखकर मुस्कुराते। जैसे जैसे वह राजधानी के करीब पहुंचते गए, सड़क पर चहल पहल बढ़ने लगी। उन्हें कीमती कपड़ों में सजे विद्वान मिले जो बेहतरीन घोड़ों पर सवार थे। उनके नौकर चाकर साथ चल रहे थे। कुछ अमीर लोग पालकियों में जा रहे थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे कोई छोटा मोटा महल ही सड़क पर चल रहा हो। इन सबके बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार एक साधारण किसान की तरह लग रहे थे। उनके पीछे चल रहे लोगों को भी अब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। आखिरकार वह दिन आ गया। बादशाह तैमूर का महल दुल्हन की तरह सजा था। मुख्य दरवाजे पर दरबान रेशमी वर्दी में अकड़कर खड़े थे। अंदर ज्ञान महासभा शुरू होने वाली थी। एक एक करके मेहमान आ रहे थे। हर किसी की चाल में एक शाही अंदाज और ज्ञान का गुरूर था। तभी इस पूरी शान शौकत के बीच महल के दरवाजे पर एक अजीब सा मंजर पैदा हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठे वहां आ पहुंचे। दरबानों ने उन्हें देखा तो पहले तो हंसे, फिर गुस्से से उनकी तरफ बढ़े। एक दरबान ने भाला आगे करते हुए कहा, ए गवाह, यह क्या है? यह बादशाह का महल है, कोई तबेला नहीं। दफा हो जाओ यहां से। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, मैं भी ज्ञान महासभा में हिस्सा लेने आया हूं। तुम? दरबान ने ऊपर से नीचे तक मुल्ला को देखा। और इस मरियल गधे पर बैठकर? भागो यहां से, वरना तुम्हारी खाल उधड़वा देंगे। अब तक वहां भीड़ जमा हो गई थी। अंदर से कुछ दरबारी भी बाहर आ गए थे। शोर सुनकर वजीर मंसूर खान खुद बाहर आया। मुल्ला को वहां देखकर उसका खून खौल उठा। मैंने कहा था न कि यह आदमी पागल है, वह चिल्लाया। इसकी यह हिम्मत कि यह यहाँ चला आया, वो भी इस हालत में। सिपाहियों, इसे और इसके गधे को फौरन यहाँ से हटाओ और कैदखाने में डाल दो। सिपाही मुल्ला की तरफ बढ़े ही थे कि महल के झरोखे से खुद बादशाह तैमूर की आवाज गूंजी, ठहरो। सब रुक गए। बादशाह ने ऊपर से यह सारा तमाशा देख लिया था। वह गुस्से में तो थे, पर उनकी उत्सुकता ने गुस्से पर काबू पा लिया था। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी थी कि मुल्ला आखिर करना क्या चाहता है। उसे अंदर आने दो, बादशाह ने हुक्म दिया। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं।
वजीर मन महसूस कर रह गया। दरबानों ने बेदिली से रास्ता छोड़ दिया। अब जो हुआ उसे देखकर वहां खड़ा हर शख्स अपनी आंखें मलने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे को आगे बढ़ाया और दरबार के मुख्य हॉल की तरफ चल दिए। लेकिन वह गधे पर सीधा नहीं बैठे थे, वह गधे पर उल्टे बैठे थे। उनका मुंह गधे की पूंछ की तरफ था और पीठ गधे के सिर की तरफ। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुए, पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो धीरे धीरे दबी हुई हंसी और फुसफुसाहटों में बदल गई। बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक अपना मुंह छुपाकर हंस रहे थे। बादशाह तैमूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। यह सरेआम उसकी, उसके दरबार की और उसके मेहमानों की बेइज्जती थी। नसीरुद्दीन बादशाह अपनी गद्दी से खड़े होकर गरजे, यह क्या पागलपन है? यह क्या बेहूदगी है? तुम मेरे दरबार का मजाक उड़ा रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मुल्ला ने अपने गधे को रोका, जो हॉल के बीचों बीच खड़ा शांति से अपनी पूंछ हिला रहा था। मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से बादशाह की तरफ देखा, जो असल में उनके पीछे थे, और बोले, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो बस अपनी एक बड़ी दुविधा का हल निकालकर यहां तक पहुंचा हूं। दुविधा? बादशाह ने व्यंग्य से कहा। उल्टे गधे पर बैठकर तुम्हें कौन सी दुविधा का हल मिला? पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। मुल्ला ने अपनी बात समझानी शुरू की। उनकी आवाज में इतनी गंभीरता थी कि हंसने वाले भी चुप हो गए। आलमपनाह, जब मैंने आपके दरबार में आने का फैसला किया, तो मेरे शहर के कुछ लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे पीछे पीछे चल दिए। वे मेरे साथी थे, मेरे हमसफर थे। मुल्ला ने दरबार के दरवाजे पर खड़े अपने साथियों की तरफ इशारा किया। अब मेरे सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई, जहांपनाह। अगर मैं गधे पर सीधा बैठकर चलता, यानी आपकी तरफ मुंह करके, तो मेरी पीठ मेरे उन चाहने वालों की तरफ हो जाती जो मेरे पीछे चल रहे थे। यह मेरे साथियों का अपमान होता। मैं उन लोगों को अपनी पीठ कैसे दिखा सकता था जो मुझ पर इतना यकीन करते हैं? दरबार में कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बात में थोड़ा दम तो था। मुल्ला ने आगे कहा, फिर मैंने सोचा कि मैं पैदल चलता हूं और अपने साथियों को आगे कर देता हूं। लेकिन तब मेरी पीठ आपकी, यानी बादशाह सलामत की तरफ हो जाती। और अपने बादशाह को पीठ दिखाना तो सबसे बड़ी गुस्ताखी और बगावत मानी जाती है। मैं यह भी नहीं कर सकता था। बादशाह चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मेरे पास एक और रास्ता था। मैं अपने साथियों से कहता कि वे मेरे गधे के आगे आगे चलें। लेकिन उस सूरत में भी मैं, यानी आपका यह सेवक, आपसे दूर हो जाता और मेरे और आपके बीच मेरे सारे साथी आ जाते। यह भी दरबार के अदब के खिलाफ होता। अब मुल्ला अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। बहुत सोचने के बाद, जहांपनाह, मुझे यही एक तरीका समझ में आया जो हर लिहाज से सही था। मैं गधे पर उल्टा बैठ गया। इस तरह मेरा मुंह मेरे पीछे आते हुए साथियों की तरफ रहा, जिससे मैंने उन्हें अपनी पीठ नहीं दिखाई और उनका मान रखा। और साथ ही जब मैं आपके दरबार की तरफ बढ़ रहा था, तब भी मेरा चेहरा आपकी ही दिशा में था। मैंने न तो अपने लोगों का अपमान किया और न ही अपने बादशाह की शान में कोई गुस्ताखी की। मैंने एक ही वक्त में दोनों का सम्मान बनाए रखा। यह कहकर मुल्ला चुप हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके चेहरे पर अब हैरानी और सम्मान के भाव थे। बड़े बड़े विद्वान, जिन्होंने दर्शन और तर्कशास्त्र की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थीं,
वे मुल्ला के इस सरल लेकिन गहरे तर्क के आगे निशब्द थे। मुल्ला ने एक मूर्खतापूर्ण लगने वाली हरकत को बुद्धिमानी, सम्मान और दूरदर्शिता का एक नायाब उदाहरण बना दिया था। वजीर मंसूर खान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने मुल्ला को जलील करने का पूरा जाल बिछाया था, पर मुल्ला ने अपनी सादगी और अक्ल से उस जाल को ही तोड़ दिया था। बादशाह तैमूर कुछ देर तक अपनी गद्दी पर बैठे रहे, उनकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। फिर उनके होठों पर एक मुस्कान आई, जो धीरे धीरे एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वह इतनी जोर से हंसे कि पूरा दरबार गूंज उठा। वाह मुल्ला, वाह, बादशाह ने कहा। तुमने आज साबित कर दिया कि असली ज्ञान महंगे लिबासों, शानदार सवारियों या बड़ी बड़ी डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। असली ज्ञान तो हालात को समझने और हर किसी का मान रखने में है। तुमने जो किया वो इस दरबार में मौजूद कोई बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं सोच सकता था। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा, जिसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। और मंसूर, तुमने जिसे मस्खरा और पागल कहा था, उसने आज हम सबको अदब और अक्ल का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। बादशाह अपनी गद्दी से उतरे, खुद मुल्ला के पास आए और उन्हें गधे से उतरने में मदद की। उन्होंने हुक्म दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को इस सभा में सबसे सम्माननीय स्थान दिया जाए, मेरे सिंहासन के ठीक बगल में। और इनके इस वफादार साथी, इस ज्ञानी गधे को शाही तबेले में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की जाए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन, जो दरबार में एक गधे पर उल्टा बैठकर आए थे, उस दिन की ज्ञान महासभा के सबसे बड़े नायक बन गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दुनिया अक्सर जिसे पागलपन समझती है, उसके पीछे कभी कभी बहुत गहरी बुद्धिमानी छिपी होती है।